नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कई दिनों बाद आप सबको मिल रहा हूँ। आप सबको नववर्ष की 2025 की शुभकामनाएं। आज दो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिए गए। एक तो जूट के एमएसपी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जितने हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीएसीपी द्वारा जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से बढ़ाते रही है। और जब से वो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 50% लागत से ज़्यादा हम एमएसपी को निर्धारित करेंगे, उसको 100% पालन किया गया है। और इस वर्ष 2025-26 के सीज़न के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपये प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज़्यादा है। तो 5,650 प्रति क्विंटल एमएसपी रॉ जूट पर, लागत से 67% अधिक, पिछले साल की तुलना में 315 रुपये बढ़त, जो 6% बनती है। इसका लाभ अधिकांश पश्चिम बंगाल के हमारे किसान, वहाँ की हमारी जूट मिल में काम करने वाले कामगार और एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में जहाँ जूट बनती है, वहाँ पे 40 लाख परिवार हैं जो सीधा या इनडायरेक्टली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली जूट क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उनका लाइवलीहुड जूट के साथ जुड़ा रहता है। उन सभी के लिए ये बहुत अहम और लाभदायक निर्णय रहेगा। 1,70,000 तो सीधा किसान हैं और किसानी परिवार हैं जो जूट बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 82%, आसाम में 9% और बिहार में 9%। मोटा मोटा इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जूट का। और ये जूट को जब हम पीडीएस में गेहूं या पैडी खरीदते वक्त बैग्स के रूप में जूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन रखी है, उससे इस पूरे जूट की खपत अच्छी तरीके से होती है। किसानों को कोई चिंता नहीं रहती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो सरकार जूट की प्रोक्योरमेंट करके सुनिश्चित करती है कि किसानों को 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। इसका एक बड़ा प्रभाव एक्सपोर्ट पर भी होता है, क्योंकि कई सारे आजकल जूट के प्रोडक्ट्स जिसको पर्यावरण के हिसाब से अच्छा माना जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, उसमें भी हमारे जूट के प्रोडक्ट्स निर्यात का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है और उसमें भी सरकार पूरी तरीके से सहयोग करती है। दूसरा जो अहम फैसला आज लिया गया वो था नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का। 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके कुछ अहम बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। लगभग 12 लाख हेल्थ केयर के वर्कर्स 2021 से 22 के बीच में
नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े और इसी मिशन के तहत कोविड की बड़ी लड़ाई में भारत में एक विश्व स्तर पे जिसको माना गया है एक अहम लड़ाई लड़ी गई। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोजेस और पूरे के पूरे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ, डिजिटल लॉगिन के साथ 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस देश भर में दिए गए, देश के कोने कोने में दिए गए, चाहे घने जंगल हो, चाहे ऊंचे पहाड़ की चोटी हो, हर एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन कैसे पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी देश के प्रति संवेदनशीलता की पहचान बनी और देशवासियों को सुरक्षित रखने का एक सुरक्षा कवच बना। कई सारे मापदंड हैं जिसमें भारत ने ऐतिहासिक सुधार देखा है। मैटरनिटी की जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी लगभग 83% से घटी है गत 3 दशकों में, जबकि ग्लोबल एवरेज अगर देखें तो मात्र 45% है। यानी इस प्रकार का बड़ा छलांग हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में देखा। और गत वर्षों का भी अगर हम देखें तो जहां 130 लाख लाइव बर्थ्स 2014 से 16 के बीच रहते थे, वहाँ पे 97 लाख लाइव बर्थ्स 2018 से 20 के दौरान देखने को मिले। इसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी जहाँ 39 पर 1000 था, 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 39 2014 में था, वो घटकर 28 हो गया पर 1000 लाइव बर्थ्स 2020 के दौरान। दोनों ये आंकड़ों के साथ एक तीसरा आंकड़ा जुड़ा हुआ है। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी 45 रहा करता था 2014 में, वो घटकर 32 हो गया 2020 में पर 1000 लाइव बर्थ। ये भी अगर हम देखें तो लगभग 75% घटा है। ग्लोबल एवरेज 60% होने के बावजूद पिछले 3 दशकों में। एक आंकड़ा जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी भारत में जो 2015 में 2.3 था वो अब घट के 2020 में 2 हो गया है और ये भी लगातार कम होने के सिलसिला इसका भी लगातार चालू है। ट्यूबरकुलोसिस की लड़ाई में इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और देश में हर एक व्यक्ति तक इसकी जागरूकता पहुँचे, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दिया। और ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस जो 2015 में 237 था हर 1 लाख लोगों के पीछे, वो 2023 में घट के 195 हो गया है। इसी के साथ साथ जो ट्यूबरकुलोसिस का मोर्टेलिटी रेट है वो भी घट के 28 से 22 रह गया है इसी दौरान। 1,56,000 निक्षय मित्र वॉलंटियर्स आज 9,40,000 टीबी पेशेंट्स को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सहायता दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा संजोग है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में
बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसमें 2023-24 तक 1,72,000 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं। और साथ ही साथ एक और कार्यक्रम जिसका पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो था नेशनल सिकल सेल अनेमिया का जो एलिमिनेशन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। उसमें 2,61,00,000 2.61 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है अभी तक, जो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज देता है कि सिकल सेल अनेमिया को समाप्त करने के लिए जो भारत लड़ाई लड़ रहा है, उसमें हम आगे चल के तेजी से कामयाब होंगे। मित्रों, मीजल्स रुबेला का जो वैक्सीनेशन कैंपेन एक शुरू किया था घर घर तक पहुंचाने का, उसमें भी लगभग 98% सैचुरेशन, यानी 98% लाभार्थियों तक मीजल्स रुबेला का वैक्सीनेशन कैंपेन पहुंच चुका है। और काला आजार में भी जो एलिमिनेशन का काम शुरू किया गया था, उसके टारगेट भी 100% 2023 तक पहुंच चुके हैं। काला आजार में लगातार जो काला आजार एंडेमिक ब्लॉक्स हैं, उसका एलिमिनेशन के लिए हमने प्रयत्न किया। और जो काला आजार के केस हर 10,000 लोगों के पीछे 74% देखे जाते थे, 74% एलिमिनेट किए गए थे 2014 तक, वो अब लगभग 100% एलिमिनेशन 2023 तक करने का काम इस सरकार ने किया है। इसी प्रकार से यूएन पायलट जो लॉन्च किया गया था वैक्सीनेशन के काम को ट्रैक करने के लिए, अब वो देश भर में पहुंच चुका है। और प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जिसके तहत जिन लोगों को डायलिसिस की सख्त आवश्यकता रहती है, वो प्रोग्राम भी लगभग 4.5 लाख डायलिसिस पेशेंट्स को लाभ पिछले वर्ष में देने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ जो रोजमर्रा की समस्याएं भारत को नेशनल हेल्थ के यार्डस्टिक्स में पीछे रखती थी, उन सभी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहुत बढ़त हुई है, लगातार सफलता मिली है। और आगे चल के अगले 5 वर्ष के लिए इस नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी बढ़ाने का जो आज अहम निर्णय लिया गया है, उससे आगे चल के हमारा जो 100% यूनिवर्सल हेल्थ केयर का लक्ष्य है, उसके प्रति भारत अग्रसर है, तेजी से बढ़त कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। अपना नाम और संस्थान का परिचय जरूर दीजिए। ठीक, कृष्ण मोहन शर्मा जी, ये लीजिए। पीयूष गोयल साहब, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। आपने जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके बारे में एक बात बहुत अच्छे से की जाती है कि दिस स्कीम इज़ गुड बट मॉनिटरिंग इज़ नॉट टाइट। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो आप वैक्सीन यहाँ से भेजते हैं वो एक्सपायर हो जाता है, बट जो लास्ट एंड कंज्यूमर है वहाँ तक वो ठीक से नहीं पहुँचता, और अगर पहुँचता है तो वो किसी भी तरीके से गलत तरीके से पहुँच रहा है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सफलताएं जो मैंने अभी बताई, जिसका प्रोग्रेस आज कैबिनेट को दिया गया, जब 2021 में इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया था 2026 तक, इस 5 साल के एक्सटेंशन का आज जो कैबिनेट में रखा गया कि क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं और क्या की आउटकम्स और प्रोग्रेस हुआ है, वो जब आज कैबिनेट को बताया गया तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये 5 साल का एक्सटेंशन 21 से 26 में
जो टारगेट्स रखे गए थे वो ऑन ट्रैक हैं और 2024 तक के जो आउटकम्स हैं वो दर्शाते हैं कि आगे आने वाले 2 वर्ष में भी जो अभी बैलेंस रेसिडुअल पीरियड है इस नेशनल हेल्थ मिशन के 5 साल के एक्सटेंशन का, उसमें भी हम तेजी से काम आगे भी करते रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कमी रहती मॉनिटरिंग में तो मैं समझता हूँ इतने बड़े लक्ष्य हासिल करने का संभावना नहीं रहती। आगे चल के इसमें और सैचुरेशन हो, नीचे घर घर तक, गांव गांव तक और अच्छी तरह पहुँचे, उसके लिए अगले 2 वर्ष जो बाकी हैं इस 5 साल के नेशनल हेल्थ मिशन के, उसको हम और टाइट करेंगे और अच्छी तरीके से नियंत्रण रखेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक देश में हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए सरकार संकल्पित है। 134। मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, मेरा सवाल ये है कि नेशनल हेल्थ मिशन में जो 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, इस पे 5 साल का एक्सटेंशन 2021 में दिया गया था। 3 वर्ष का मैंने अभी आउटकम्स बताए हैं। 2026 तक ये कंटिन्यूड है, वो 5 साल का पीरियड। हाँ, तो 2026 तक कंटिन्यू करने के लिए 2 साल में क्या कुछ फंड अलोकेशन करने का डिसीजन लिया गया है? और मेरा सवाल इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के है कि नेशनल हेल्थ मिशन में WHO ने काफ़ी स्ट्रेटजिक WHO ने काफ़ी स्ट्रेटजिक असिस्टेंस देते रहते हैं। अब US का WHO से बाहर निकलने के बाद क्या भारत के नेशनल हेल्थ मिशन या इस तरह के हेल्थ प्रोग्राम पे कोई असर पड़ेगा? चूँकि बात US की चली है, तो आप कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, तो US ने जिस तरह की बातें कही हैं टैरिफ के लिए, इस पे कुछ रिएक्शन आपका? लक्ष्मण जी, कैबिनेट की ब्रीफिंग है तो कैबिनेट के विषयों पे सीमित रखते हैं। जहाँ तक फंड्स की सवाल है, 1 तारीख को बजट आने वाला है। 1 तारीख के बजट में आपको दिखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में कभी कमी नहीं होने दी है और नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जो भी पर्याप्त राशि की आवश्यकता है वो अवश्य उपलब्ध कराई जाएगी। और हमारा जो लक्ष्य है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, ensuring healthy lives and promoting well-being for all ages, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ने जो बेहतरीन काम गत 3 वर्षों में किया है, जिसकी जानकारियां मैंने अभी रखी, वैसे ही अगले आने वाले 2 वर्ष में जो ये 5 साल का पूरा पीरियड है, इसमें आगे भी हम निरंतर करते रहेंगे। 129। यही सवाल था थोड़ा सा कि जो 5 वर्ष के लिए कि 2026 तक ये बढ़ाया गया है और कितना बजट आवंटन है, कितना मंजूरी दी गई है, क्योंकि उसको जैसे मैंने कहा बजट तो बजट के दिन ही पता चलेगा 1 तारीख को। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार सोच रहती है कि हर एक जो प्रोजेक्ट, जो मिशन है, उसको हम मॉनिटर करें। और आपने देखा है 10 वर्ष में एक प्रधानमंत्री जी के गुड गवर्नेंस मॉडल में पारदर्शिता, कि लोगों को पता चले कि एक एक प्रोग्राम का क्या लाभ हो रहा है, क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है समाज में। दूसरा, उसकी मॉनिटरिंग, उसको नियंत्रण करना। और तीसरा, लोगों को जवाबदेही बनाना कि कैसे कार्यक्रम का जिम्मेदारी किस किस के ऊपर कैसे रहती है। उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आज 3 वर्ष का प्रोग्रेस नेशनल हेल्थ मिशन का कैबिनेट के समक्ष रखा गया और उससे कैबिनेट में चर्चा से हुआ कि आगे आने वाले 2 वर्ष में इसको और अहम भूमिका और इसको आगे बल दिया जाए। 122 लेफ्ट साइड। अपना परिचय दें। From Mint. My question was on jute. Basically, though jute products have a very good potential for exports, Can you hold the mic closer to your mouth? It is working. Mic is on, just close Okay, it. so
Sorry, फिर से कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? पास Can you hear me? हाँ. Okay. So the question was on jute. So though jute products have good potential for exports, its domestic production is declining. So is there any other support from the policy perspective that the government is considering to encourage the production of jute? well, I think jute production varies based on a variety of conditions, including the weather conditions. We are seeing jute finding a good acceptability as a sustainable product, biodegradable product which adds to sustainability. And therefore, we have continuously encouraged the farmers in jute production. Therefore, we keep a assurance that we will buy at MSP if at any time the price falls. However, the output and the production of jute will be a function of the farmer's own interest on what is the product which gives them the best outcomes and the best value proposition. To the best of my knowledge, every jute farmer is assured, and Jute Corporation is a very active and vibrant corporation which is standing by and has, whenever the need arisen, purchased jute from the farmers at MSP prices, thereby ensuring the well-being of the farmers. 35. My question is related to the extension of National Health Mission. That is what you said earlier, that is two major decisions were taken. So it is the same extended in 2021 or anything more, something, what is add on in this decision? Today was the progress report, as I just explained to you, and it demonstrates that there have been significant outcomes of the National Health Mission, and which is encouraged the government to look at a further continuation of the scheme for the next 2 years, as per the 5-year extension given in 21, and continue to improve the various parameters and work towards the sustainable development goal number 3. 130. पीयूष जी, इधर से सवाल है। अपना परिचय दे दें। रविंद्र सिंह, जी न्यूज़ से। नहीं, ठीक है, बेइज्जती क्या होगी सर। एक सवाल ये है कि आपने कैबिनेट ने जो फैसला लिया 5,650 रुपये प्रति क्विंटल किया गया जूट के एमएसपी बढ़ाने में 6%, 315 रुपये बढ़ाया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला बिहार, असम और बंगाल के किसानों के लिए। लेकिन क्या हमारा जो प्रतिद्वंद्विता रही है हमारा हमेशा बांग्लादेश से रही है जूट के मामलों में, जो वहाँ के हालात है उसको देखते हुए किसानों को और प्रोत्साहित किया गया है? क्या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसको देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है? मैं समझता हूँ हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने जूट में एमएसपी बढ़ाया है। हर वर्ष सीएससीपी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जूट की प्राइस सभी स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करके तय होती है, और इस वर्ष भी जो लागत है, लागत पे जैसे मैंने बताया 67% ज़्यादा जोड़कर 315 रुपये जूट बढ़ाई गई है। ये भारत का फैसला है, भारत के किसानों के हित में फैसला है और भारत के जूट उद्योग को और बल देने का फैसला है।